Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 12th physics subjects unit 3rd magnetic effects of electric current and magnetism. So our next topic is torque experienced by a current loop in uniform magnetic field. देखिए क्या होगा अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल के बीच एक लूप को रख देंगे, करंट लूप को रख देंगे। लूप क्या है? जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। और लेट करते हैं इसकी डायमेंशन, ये इसकी होगी ब्रेड्थ और ये इसकी होगी इधर लेंथ ब्रेड्थ कोई भी ले सकते हो आप। इसको हमने ए और बी एज्यूम कर लिया। मीन्स अगर इसका हम एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया कितना आएगा? ए इंटू बी। लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स ए इंटू बी। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, देखिए हमने ये निकाला हुआ है कि अगर हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। सो अगर इस पॉइंट को चेक करें, अगर इसको हम पी क्यू आर एस लूप माने, पी क्यू आर एस, सो पी क्यू आर में देखें तो एक कंडक्टर का काम कर रहा है जिसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ, दिस डायरेक्शन बी, एंड फोर्स विल बी द आउटवर्ड। ये कोयल जो है ऐसे रोटेट करेगी अंदर, ठीक है। अगर ये इसका यहाँ पे एक्सिस हुआ रोटेशनल एक्सिस, तो ये इस तरफ रोटेट कर जाएगी बिकॉज फोर्स उस तरफ लगेगी। इस एंगल पे देखें, अगर इस लाइन पे देखें आर एस पे, तो करंट नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स बाहर की तरफ आएगी आउटवर्ड। ये आउटवर्ड होगी फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। सो इस पर एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स कितनी होगी? दैट फोर्स विल बी आई एल बी साइन थीटा होता है। आई मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, आई एल बी साइन थीटा। बट यहाँ पे आई है, एल कितना है, लेंथ कितनी है इसकी, स्मॉल बी, और ये कैपिटल बी कितना है, ये फील्ड है, और साइन थीटा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, बिकॉज ये 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। तो कितना आ जाएगा? आई बी बी। ये आ गया फोर्स। नेक्स्ट हम निकालते हैं, अब ये जब ये यहाँ से रोटेट कर जाएगी तो इस पर दो फोर्स लग रही हैं। देखिए रोटेशनल फोर्स इफेक्ट बन जाएगा, उधर फोर्स और इधर फोर्स, ये कपल ऑफ फोर्स है। सो इसको हम बोलते हैं टॉर्क। जब फोर्स जो है कपल में लगे, जैसे मान लो ये मेरे पास यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर इधर भी फोर्स लगा देता है, इधर भी फोर्स लगा देता है, ये इस एक्सिस पे ऐसे घूम जाएगा, ऐसे यहाँ रखा है ऐसे घूम जाएगा, यहाँ था और ऐसे घूम जाएगा यहाँ से, तो इस पर टॉर्क लगेगा। और वो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है? आई बी बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? सो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इसका टॉप व्यू देखना पड़ेगा, टॉप व्यू। और वो टॉप व्यू अगर हम यहाँ से बनाएं, देखिए मैं टॉप व्यू बनाता हूँ, ये इस कोयल का टॉप व्यू है। और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट से कि यहाँ से यहाँ तक घूमी है, तो ये जो डिस्टेंस बनेगा ये इसका बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कितना आएगा? अगर इस एंगल को हम यहाँ से थीटा एज्यूम कर लें, और ये लेंथ आपको पता है, ये गिवन है, ये देखिए ए, तो ए के हिसाब से और थीटा, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये हो गया, नहीं ये बेस हो जाएगा, बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो हमें ये लेंथ निकालनी है, तो ये कितनी आ जाएगी? ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। यहाँ से कंबाइन कर लेते हैं ए, और ये साथ में आ गया स्मॉल बी इंटू स्मॉल ए, ये हमने पहले निकाला हुआ है एरिया, ठीक है। ये कैपिटल बी, तो कितना हो गया? आई बी, बी इंटू ए का एरिया हो जाएगा, साथ में साइन थीटा, ठीक है। ये तो एक कॉइल के लिए था। अगर एन टर्न्स हों तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे, एन आई बी ए। एन टर्न्स किसकी? इस कोयल की एन टर्न्स हो, क्योंकि एक टर्न है पी क्यू आर एस, 1 लूप है। ऐसे ही एक बार लूप, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे ही हम बढ़ाते जाएंगे वायर की नंबरिंग को। तो उसके लिए हम एन लगा देंगे कि जितनी बार टर्न्स ली हैं उतना ही वहाँ पे एन पुट कर देंगे। तो एन आई बी ए साइन थीटा, ये हमारे पास टॉर्क का फार्मूला आ जाता है। फाइनली यहाँ से ये आपके नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आएगा। अभी हम इसका एक्सप्रेशन नहीं किया है कि हम एन आई ए को स्मॉल एम बोल देते हैं। ये होता क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। ये टॉपिक अभी आएगा जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, उसमें आएगा ये टॉपिक, मैग्नेटिक मूवमेंट, एन आई ए। सो एन आई ए की जगह हम एम पुट करेंगे तो टॉर्क हो जाएगा एम बी साइन थीटा। स्केलर में, वेक्टर में लिखेंगे तो टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क का वेक्टर आ जाएगा एम क्रॉस पी।
दिस इज द फाइनल टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। सो इसी की एक एप्लीकेशन है। हमने करना क्या है, हमने गैल्वेनोमीटर की वर्किंग निकालनी है। गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, एक मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में अगर मैं इसका एक डायग्राम क्रिएट करूं, सो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर की जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या होगी, देखिए इसमें भी ऐसे नॉर्थ पोल, यहाँ पे ऐसे नॉर्थ और साउथ, जैसे ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ। इसके बीच में फिर काफ़ी एन टर्न्स ऑफ कोयल्स होती हैं, यहाँ से घूमी हुई कोयल्स होती हैं ऐसे एन टर्न्स ऑफ कोयल। और इसके बीच में यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर्ड होती है जिसको हम एल बोलते हैं। और इस कोयल के एक एंड को हम एक स्प्रिंग के थ्रू से जोड़ देते हैं एक टर्मिनल से, ठीक है। यहाँ से टर्मिनल घुमाते हुए इसको एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया टर्मिनल 1 और एक टर्मिनल हो गया इसका यहाँ से घूम के हुए, यहाँ पे टॉर्जन हेड लगता है, यहाँ पे ऐसे घूमते हुए टॉर्जन हेड से होते हुए ये वायर यहाँ पे दूसरा टर्मिनल होता है। ये फर्स्ट टर्मिनल हो गया या सेकंड टर्मिनल हो गया मान लीजिए, ठीक है। और इस पूरे बॉक्स को हम रखते हैं एक कंटेनर के अंदर ऐसे, ठीक है जी। इस कंटेनर के अंदर रख देते हैं इसको। तो ये लगभग एक गैल्वेनोमीटर होता है। इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक मिरर भी लगा होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे कनकेव मिरर लगा होता है और ये जो स्ट्रिप होती है ये फास्फोर्स की बनी होती है, फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, इसको बोलते हैं टॉर्जन हेड, ठीक है। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो होता है वो क्वार्ट्ज का बना होता है, क्वार्ट्ज का बना होता है ये स्प्रिंग। सो इसकी वर्किंग देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन कैसी है, कंस्ट्रक्शन इसकी हम लिख देंगे कि इसमें नॉर्थ और साउथ पोल के बीच एक कोयल होती है जिसमें एन टर्न्स हैं। इसके बीच में एक सिलेंड्रिकल कोर है, उस कोर को हम आयरन कोर बोलते हैं, ठीक है। एल नेम दे दिया इसका। ये हेयर स्प्रिंग होता है जो क्वार्ट्ज का बना होता है, इसको घुमा के एक टर्मिनल से लगा दिया और इसका दूसरा टर्मिनल कहाँ से, जहाँ से कोयल को स्टार्ट किया था वो टॉर्जन हेड से घूम के आती है। ये टॉर्जन हेड क्या काम करता है, टॉर्जन हेड का काम होता है जैसे आप किसी बड़ी लकड़ी को लेके जो मुड़ सकती हो लकड़ी, उसको ऐसे मोड़ लीजिए, ऐसे मोड़ लीजिए, ऐसे मोड़ने के बाद वो मुड़ जाएगी और एकदम से ऐसे जाती है वो पीछे, स्पीड से ऐसे जाती है पीछे वो। तो टॉर्जन हेड का भी कुछ ऐसे ही काम होता है कि हम उसमें क्या होगा, इसमें ना रोटेशन पैदा होगी। क्या, क्यों, क्योंकि जब ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में इसमें से करंट जाएगा, क्योंकि एक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल इसमें से जब करंट फ्लो करेगा तो आपने टॉर्क पढ़ लिया, टॉर्क की वजह से इस पर क्या लगेगा, ये घूम जाएगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। और वो टॉर्क कितना लगेगा, वो टॉर्क लगेगा, हमने निकाल लिया है NIBA साइन थीटा, वेयर A इज एरिया ऑफ लूप, B इज मैग्नेटिक फील्ड, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट लूप एंड N इज नंबर ऑफ टर्न्स। और थीटा क्या है, थीटा है एंगल क्रिएटेड बाय द कोयल, जो कोयल घूमेगी वो कितना एंगल क्रिएट करेगी, वो थीटा है। सो इस थीटा को हम अगर 90 डिग्री एज्यूम करें तो ये हो जाता है NIBA, क्योंकि अगर वो 90 डिग्री पे घूम जाती है। कई बार इसमें नोट्स में इसको अल्फ़ा भी लिखा होता है, सो आप कोई भी एंगल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो NIB आ गया। NIBA का मतलब है ये मैक्सिमम टॉर्क है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये आ गया मैक्सिमम टॉर्क। क्यों, क्योंकि 90 से ज़्यादा नहीं घूम सकता, 90 जो है मैक्सिमम घूमेगा। सो जैसे ये कोयल घूम जाएगी, घूमने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो जाएगा। रीस्टोरिंग टॉर्क, वो रीस्टोरिंग टॉर्क कैसे होता है, वो कुछ ऐसे होता है कि जब हम इस कोयल को घुमाएंगे, कोयल घूमेगी तो ऊपर टॉर्जन हेड भी ऐसे घूम जाएगा, उसमें एक स्प्रिंग लगा होता है और वो क्या कोशिश करता है कि इसको दोबारा से इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस भेजने की कोशिश करता है। सो मीन्स उसके घुमाने से इसमें हो गया रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। सो अगर हम पर यूनिट ट्विस्ट ये मान लें टॉर्क कि टॉर्क इन पर यूनिट ट्विस्ट जो है वो K है। एक यूनिट ट्विस्ट मतलब थोड़ा सा घुमाने पे K टॉर्क पैदा हो जाता है टॉर्जन हेड में। और मान लेते हैं कि वो थीटा घूम गया, थीटा एंगल घूम गया पूरे पे, तो टोटल टॉर्क कितना हो गया, टॉर्क रिस्टोर्ड इन
टॉर्जन हेड, वो कितना हो जाएगा, के थीटा हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, के थीटा इसमें क्या हो गया, रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो गया। मतलब कि जब इसको हम यहाँ से करंट इसको देंगे, ये घूम जाएगी, इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो जाएगा, और वो टॉर्क इसको क्या कोशिश करेगा, दोबारा से इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की। अगर वो ओरिजिनल पोजीशन में ले लेता है, इसको वापस से उसी पोजीशन में ले आता है, तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे आपने लाइन लिखनी है, तो उसका मतलब होगा कि रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो ओरिजिनल टॉर्क के बराबर हो जाएगा जिसने इस कोयल को घुमाया था। मतलब के थीटा जो है वो एन आई बी ए के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से थीटा इक्वल हो जाएगा एन आई बी ए अपॉन के, नीचे आ जाएगा के डिवाइड करेगा, और थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए एन बी ए बाई में के, और आई को मैं अलग ले लेता हूँ बिकॉज यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। देखिए आई को आप यहीं रहने दीजिए, थीटा यहीं है, के ऊपर चला जाएगा और एन बी ए नीचे आ जाएगा, और के बाय में एन बी ए को हम बोलते हैं कैपिटल जी। ये कैपिटल जी क्या है, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। सो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई आ गया हमारे पास जी थीटा। इसका मतलब क्या है कि आई यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी। थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन है, ठीक, टोटल डिफ्लेक्शन थी ना, देखिए टॉर्क रिस्टोर्ड इन टॉर्जन हेड के थीटा, मतलब अगर वो थीटा रोटेट हो जाएगा तो कितना रोटेट हुआ, वो थीटा है, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली करंट पे। जो जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा थीटा, मतलब उतना ही मुड़ जाएगा। अब इसमें इसी बेस पे गैल्वेनोमीटर पे ही हम इसकी सेंसिटिविटी चेक करते हैं। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर किसको बोलेंगे, सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है कि अगर गैल्वेनोमीटर हल्के से करंट पे भी लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाता है, मतलब उसके टर्मिनल्स को हम किसी ऐसे सोर्स से कनेक्ट करते हैं जिसमें से करंट फ्लो कर रहा हो, तो थोड़े से करंट पे भी, थोड़ा सा करंट फ्लो करने पे भी, या पोटेंशियल फ्लो करने पे उसमें लार्ज डिफ्लेक्शन दिखे, तो हम बोलेंगे कि वो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। तो ऐसे हम सेंसिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर मैं बात करूं करंट सेंसिटिविटी या फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी की, तो उसके लिए एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। वो एक्सप्रेशन क्या है, देखिए करंट सेंसिटिविटी को हम डिफाइन करते हैं आई एस से। वो क्या होता है, थीटा बाय में आई मीन्स कितनी डिफ्लेक्शन हुई है, कितना करंट पास करने से। और यहाँ से देखिए एक्सप्रेशन आपने निकाला भी हुआ है, अगर थीटा के बाई में यहाँ पे आई चला जाए तो कितना आएगा, एन बी ए बाय में के, एन बी ए बाय के। तो ये इसका फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। इसकी यूनिट होती है डिवीज़न पर एम्पियर, डिवीज़न पर एम्पियर, या फिर रेडियन पर एम्पियर। दूसरी यूनिट इसकी भी होती है रेडियन पर एम्पियर, करंट सेंसिटिविटी की। वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बड़ा सिंपल है। वोल्टेज सेंसिटिविटी तो आपको पता ही है, उसको हम वी एस से डिनोट करेंगे, और वो आएगा थीटा बाय वी। थीटा बाय का वी का मतलब है थीटा बाय में आई आर। बस ये थीटा बाय में आई को क्या बोलते हैं, एन बी ए बाय में के, आर साथ लग जाएगा, ठीक है। तो एन बी ए बाय में के आर, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है रेडियन पर वोल्ट या फिर डिवीज़न पर वोल्ट, ठीक है, दो यूनिट इसकी होगी। सो ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब नेक्स्ट जो है सेंसिटिविटी जो है गैल्वेनोमीटर की, वो किस किस बात पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि हमने कोयल में टर्न्स कितनी ली हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हैं, हमने ये मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाया है एन एस, हमने एरिया कितना लिया है कोयल का। तो इन सभी बातों पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि लास्ट में जो जी है वो किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, एन बी ए के सभी पे डिपेंड कर रहा है। तो थीटा कितना ज़्यादा होगा, मतलब सेंसिटिविटी कितनी ज़्यादा होगी, कितना घूमेगा, वो डिपेंड करेगा नंबर एक नंबर ऑफ टर्न्स पे, सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड है एरिया ऑफ द कोयल, एंड फोर्थ इज टॉर्जन कांस्टेंट। जो कांस्टेंट हमने ये लेट किया है कि अगर टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट जो है वो के माने, तो इस पे भी डिपेंड करता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू मीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। सो तब तक के लिए आप इसको तैयार कीजिए, नोट्स क्रिएट कीजिए। ओके, थैंक यू।